अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान दोनों फरीकैन का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर सीज फायर खत्म होने से चंद घंटे पहले अमेरिका के सदर ने एक ट्वीट किया या एक बयान जारी किया। उसमें उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम लेकर बताया कि उनकी दरख्वास्त के ऊपर वो हमलों को फिलहाल मौखर कर रहे हैं और सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन इसमें खास बात यह थी कि सीज फायर को लेकर उन्होंने इस बार कोई डेडलाइन, कोई टाइम लाइन मुकर्रर नहीं की। पिछली बार 2 हफ्तों की थी। और उसके साथ उन्होंने जो बुनियादी बात बताई वो ये है कि ईरान की गवर्नमेंट के अंदर कुछ फ्रैक्चर्स की बात की, जिसका मतलब ये था कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो यूनाइटेड नहीं है या मुत्तफिक नहीं है। क्या या मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने हैं, इस एजेंडे के ऊपर करने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, आज एक अहम मामला हुआ कि आबनाए हुर्मुज़ में 3 जहाजों के ऊपर ईरान की तरफ से हमले की इत्तलात आ रही हैं और 2 जहाजों को तहवील में लिए जाने की भी खबर है। इसके बाद क्या सीज फायर खतरे में हो सकता है? क्या अमेरिका इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे लेगा? क्योंकि ईरान के 2 जहाज भी तहवील में लिए गए और ईरान उसको एक्ट ऑफ वॉर के ही मुतल्लिक कह रहा था। और कल ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची साहब ने इसके मुतल्लिक एक बाकायदा बयान भी दिया है। अब उससे हटकर ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत एक क्रूशल सूरत हाल है। पाकिस्तान ये चाहता है कि दोनों फ्रीकैन बैठें और पाकिस्तान की कोशिशों का खुद अमेरिका के सदर जो है वो जिक्र कर रहे हैं। क्या अब भी उम्मीद बाकी है या अब थोड़ा सा मामला डिले में चला गया है? इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करनी हमने और 2 मौजूद शख्सियात को आज हमने दावत दी है। उसमें पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। नगमाना हाशमी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और दिफाई तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड समरेश सालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा नगमाना हाशमी साहब आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ये सारी एपिसोड को देखते हुए, सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, क्या मैं एक आम शहरी के तौर के ऊपर, ज़ाहिर है आप तो एक डिप्लोमेट है, आप चीज़ों को बारीकी से देखती हैं, क्या मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि अब भी रूम मौजूद है मुज़ाकरात का और अब भी इस्लामाबाद के अंदर एक बार फिर जो सेकंड राउंड है वो रिज्यूम हो सकता है? अभी होप्स बाकी हैं? कि अगर आप मेरा ओपिनियन ले तो मुज़ाकरात के लिए तो रूम हर वक्त अवेलेबल होता है। ठीक। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो कोई भी ना वो समुद्रों पे जंग की फाइनल होएगी और ना ही वो और किसी जगह जंग अगर रुकेगी या जो भी उसका होगा वो टेबल पे होगा। ठीक। तो अब जहां तक जिस सूरत हाल में हम हैं, हम इस सूरत हाल में ना होते जी। अगर जो फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड के लिए तैयारियां हो रही थी, उस वक्त अमेरिका एक सीज फायर वायलेशन न करता हम्म। और ब्लॉकेट का ऐलान न करता। हम्म। चीजें वहां से डिरेल हुई हैं। ठीक। नेचुरली वो ट्रम्प साहब चाह रहे थे कि मैं अपना प्रेशर बढ़ाऊं और मैं जो चीज नहीं हासिल कर सका जंग में वो मैं शायद नेगोशिएशन टेबल पे कर लूं और मैं जाके फिर अमेरिका को और दुनिया में कहूं कि देखे जी, हमने तो बिल्कुल ईरान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया और ठीक। ब्लॉकेट बहुत अच्छा जा रहा है, यू नो ऑल दैट। और जाहिर सी बात है उससे फिर मामलात खराब हुए। उसके बाद वो वहां नहीं रुके बल्कि वो एक जहाज भी उन्होंने रोक लिया और उसकी बकायदा उन्होंने सारी तलाशी दी और उसकी वीडियो भी जारी कर दी। तो आई थिंक हर तरीके से सीज फायर की जो वायलेशन उन्होंने की है वो नेचुरली ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं थी। ठीक। जाहिर सी बात है कि जिस दोनों पार्टीज इस वक्त चाहती हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ नेगोशिएशन टेबल पे जाएं। ईरान का ठीक। मौका बहुत क्लियर है कि जी, अगर ट्रम्प साहब ये चाहते हैं कि वो इस नेगोशिएशंस को कोई सरेंडर डील करवा लेंगे तो वो हमें नहीं कबूल। जहां तक ईरान का आपने जिक्र किया, उन्होंने जेडी वेंस ने कहा कि जी ईरान की लीडरशिप में शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आई वुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक। इसलिए कि बाज औकात स्मोक स्क्रीन के लिए अमेरिका बहुत सारी बातें कर देता है।
जहां तक मेरा ख्याल है, नेचुरली नई लीडरशिप है और एक वैक्यूम तो है इमाम खामेनाई के जाने से, क्योंकि उनकी एक बहुत ज्यादा मॉरल अथॉरिटी थी, ठीक। रिलीजियस अथॉरिटी थी। तो उनमें ये कैपेसिटी थी कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो भी तो उसको बड़ी जल्दी वो संभाल सकते थे। आप अब उसको जहां आप समझते हैं कि कोई माइनर लेवल पे हो सकता है, लेकिन पॉलिसी लेवल पे शायद उस तरह से ना हो। मैं जरा जनरल मैं साहब को। अगर अपना जुमला खत्म जी। करने की इजाजत दें तो मैं आपको यही कह रही थी कि देखिए, आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस थियरी। आई ठीक। थिंक कि अगर कोई डिफरेंसेस होंगे तो वो माइनर है, क्योंकि राइट। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो गवर्नेंस सिस्टम और गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो पॉलिसी मेकिंग उनके लेयर्स हैं, वो आम मुल्कों से बहुत डिफरेंट वेरी है। राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। You have to understand that. बिल्कुल ठीक है, उसको उसी उसी पैराए में समझना चाहिए। जनरल साहब, मुझे ये बताइए कि जब ये सीज फायर पहली बार हुआ 2 हफ्तों के लिए, उसके बाद अमेरिका की जानिब से नेवल ब्लॉकेट किया गया और ईरान ये कह रहा था ये एक्ट ऑफ वॉर है और हम चूंकि सीज फायर के अंदर हैं। फिर उनके जहाजों की आपने तलाशी ली, आपने सेंट्रल कमांड ने आपकी उसकी वीडियोज जारी की। उसके बाद कल हमने देखा कि गेम ऑफ नर्व्स चल रही थी, जिसको कहते हैं हु ब्लिंक्स फर्स्ट। लेकिन हमने देखा कि ईरान अपनी पोजीशन के ऊपर बरकरार रहा, वो नहीं आया या उसने कम से कम विलिंगनेस नहीं दिखाई कि वो इस्लामाबाद आ रहा है। अब ये जो रात ट्रंप साहब ने इसको एक्सटेंड किया, चलें ये सब अप्रिशिएट तो कर रहे हैं कि फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट में वापस नहीं जा रहे। ये ईरान की जानिब से जो आज जवाबी कार्रवाई की गई है या उन्होंने जहाजों पे हमले किए हैं, तहवील में लिया है, इसको आप देखते हैं कि ये एस्केलेशन बढ़ रही है, खुदा न खास्ता कॉन्फ्लिक्ट में दोबारा जा सकते हैं, या अमेरिका जो कल बमबारी के दिन में बात कर रहा था वो हमें ग्राउंड पे नजर भी आ सकती है? उमर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, अब इस वक्त जो सीज फायर है या जंग का क्लोजर है वो ज़्यादा इंटरेस्ट में है अमेरिका के। ठीक। अमेरिका बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है इस जंग में, और डे वन से हम देख रहे हैं कि एक तरफ ईरान जो है वो चेस खेल रहा है और अमेरिका जो है वो लूडो खेल रहा है। लूडो वाले की सिर्फ यही दुआ होती है कि मेरा 6 आ जाए, लेकिन कहीं पे भी उसका किसी भी डोमेन में उसको कामयाबी नहीं मिली, चाहे उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। बल्कि बहुत सारी ऐसी सुप्रीमेसी, नेवल सुप्रीमेसी, एयर सुप्रीमेसी, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की सुप्रीमेसी, रडार्स की सुप्रीमेसी, सारे डोमेन्स में अमेरिका ने लूज किया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा लॉस अमेरिका का मेरी नज़र में है कि उसके जो एलाइज हैं वो उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, वो बिल्कुल अकेला रह गया है। तो इस वक्त अमेरिका की बहुत बड़ी मजबूरी है कि उसे, पहली बात है कि उसे ये जंग क्लोज हो और उसे कोई फेस सेविंग मिले, कोई वॉर ट्रॉफी मिले। मेरी एंटिसिपेशन में तो ये था कि सेकंड राउंड में तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी होपफुल सिचुएशंस पेश की थी अपने ट्वीट्स में ईरान के रिफ्यूजल से पहले, कि वी आर वेरी क्लोज एंड वी विल बी एबल टू डिनाई ईरान कि वो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे। तो मेरी रीडिंग यही थी कि ये दिस विल बी शोन एज अ वॉर ट्रॉफी टू द वर्ल्ड। इस मकसद के लिए मैं जंग में गया था और मैंने ईरान को न्यूक्लियर वेपन की ऑप्शन बिल्कुल क्लोज कर दी है। हैविंग सेड दैट, कोई शक नहीं कि ब्लॉकेड एक एक्ट ऑफ वॉर था, लेकिन ये कि ईरान ने उसको रिजेक्ट जरूर किया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। However, जब सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स की बातचीत हो रही थी तो ईरान ने कंडीशन लगा दी कि जब तक ब्लॉकेड नहीं खत्म किया जाता मैं टॉक्स के लिए नहीं आऊंगा। इसके ऊपर भी होप डेवलप हुई थी, बिकॉज ट्वीट्स आए थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो हमारे फील्ड मार्शल की सजेशन पे एक्ट करने के लिए या सोचने के लिए तैयार है। लेकिन आखिरी वक्त तक नहीं हुआ। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ब्रो बीट करके डरा धमका के वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश करें। जो आपका सवाल है कि यहाँ पे जो एक्शंस हुए हैं ईरान की तरफ से, मेरा नहीं ख्याल कि सीज फायर इसकी वजह से टूटेगा। अमेरिका की अभी मजबूरी है, सिर्फ कोशिशें ये होंगी कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जितनी जल्दी हो सके शुरू हो सके। वेरी राइट, वेरी राइट। मैं नगमाना हाशमी साहब इसी पॉइंट को आगे लेकर जाना चाह रहा हूं। जब मैं ट्रंप साहब का स्टेटमेंट देख रहा था तो उसमें कोई टाइमलाइन नहीं उन्होंने मुकर्रर की, जिसको हम आम जबान में कहते हैं ता हुक्म सानी अब ये चलेगी जो सीज फायर है। इसका क्या मतलब है कि क्या उनको भी अंदाजा है कि इतनी जल्दी ये टॉक्स रिज्यूम नहीं होंगी? नंबर 1। नंबर 2, ये कहिए कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब मिले हैं ईरान के सफीर के साथ, तो पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है वो सिग्नल यही दे रहा है या पोस्टर यही दे रहा है कि हम कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि कितनी जल्दी ये मुमकिन हो पाएगा कि ये दोबारा मुज़ाकरात के ऊपर आ जाएं, या फिर ये पोजीशन बरकरार रहेगी दोनों तरफ से और थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है? देखिए, आपकी इजाजत हो तो 2 पोर्शंस में मैं इसका जवाब दूंगी, छोटा छोटा। पहली तो बात यह है कि हमारी तरफ से तो कोशिशें जारी हैं और हम आई थिंक के काफी करीब थे अगर मुज़ाकरात चलते रहते।
तो शायद मामला काफी बेहतर हो जाते। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान, आई एम श्योर कह भी रहे होंगे कि जी ये पहले आपका सिलसिला आप लोग छोड़े एंड लेट्स बी मेच्योर कंट्रीज, और आप दोनों साइमल्टेनियसली वो हॉर्मुज खोल दें, आप ब्लॉकेड हटा दें एंड कम बैक टू द टेबल। तो ये चीजें मतलब आप कंसेक्यूटिव उसमें ना करें, बल्कि आप पैरेलल में कर लें, इकट्ठे साइमल्टेनियसली आप कर लें, तो शायद चीजें कुछ आगे बढ़े। दूसरे तो मुझे तो होप है कि ये मुज़ाकरात शायद जल्द दोबारा हल हो जाए। आज जो उन्होंने टाइम नहीं दिया, उसमें आप देखें एक बहुत बड़ी पैरेलल डेवलपमेंट हो रही है आज। हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या होता है। आपने देखा है कि यूके ने 30 कंट्रीज को बुलाया है और एक कॉन्फ्रेंस हो रही है ये ब्लॉकेट के ही सिलसिले में। तो लेट अस सी कि उसमें से क्या निकलता है। इज ट्रम्प थिंकिंग के किसी तरह यूरोपियंस कोई अब थोड़ा बहुत उनके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करके सपोर्ट करने में ब्रिटिश और फ्रेंच नेवी, बिकॉज वो बहुत स्ट्रांग नेवीज हैं, वो आए फाइनली कि जी हम हॉर्मुज खोलने पे और ब्लॉकेट हटाने में कुछ करते हैं। सो लेट अस सी कि वहां क्या होता है, बिकॉज वहां से जो स्टेटमेंट आएगी हमें वो बहुत गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत लंबा हुआ सिलसिला तो ये सिर्फ अभी भी देखें दुनिया को बहुत हर्ट कर रहा है। और फिर बात अगर वो मंदब जो है उसके बंद करने की, हाँ बाबुल मंदब जो है उसके बंद करने की हो गई, तो फिर तो देखिए इसमें सब कुछ वो उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा ज्यादा हो सकता है। कल यूरोपीय यूनियन ने भी इसके ऊपर एक बयान दिया है, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मज के ऊपर। जाना साहब ये चाह रहे हैं कि हर कोई इन्वॉल्व हो जाए और ये एक इंटरनेशनल उसको एक इंटरनेशनल इशू के तौर के ऊपर देखा जाए। बिल्कुल ठीक है। जाना साहब ये कहिए कि जो बात नगमाना साहबा कर रही हैं, जो यूके वाली जो कॉन्फ्रेंस है वो ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है, इससे पहले भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है। जो काम अमेरिका नहीं कर सका, मेरा सवाल ये है कि बाय फोर्स आप स्टेट ऑफ हॉर्मज को नहीं खुलवा सके, क्या अगर जो उसमें यूके या फ्रांस या बाकी जो ममालिक उसमें शामिल हैं, क्या बाय फोर्स मुमकिन होगा? और जब तक नेवल ब्लॉकेड नहीं हटता, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मज की ऐसी जो जियोग्राफिकली जब हम उसको देखते हैं, क्या पॉसिबल है कि आप ईरान को टोटली नॉकआउट कर दें? उमर देखिए, मैं एक ब्रीफली चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि स्टार्ट में तो डेफिनेटली 3 बेलिजरेंट्स थे, ईरान, इजराइल और अमेरिका। इनडायरेक्टली जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो भी इस जंग में इन्वॉल्व हुए। मतलब दे फेस द अटैक्स, लेकिन ये कि किसी ने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन अमेरिका ये चैलेंज फेस कर रहा था कि कोई भी उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो ब्लॉकेड, इसके अलावा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बंद होने से पेट्रो डॉलर को भी बहुत सीरियस चैलेंजेस आना शुरू हुए। तो ब्लॉकेड में समझता हूँ एक तरफ तो ईरान को क्रिपल करने की एक एफर्ट है, दूसरी तरफ वो कंट्रीज जिन्होंने रिफ्यूज किया अमेरिका के साथ खड़ा होने में, उनके लिए जो पेन है वो डेवलप करने की जरूरत की कोशिश है। और तीसरा मैं समझता हूँ कि पेट्रो डॉलर की जो थ्रेट थी उसको भी किसी तरीके से मिटिगेट करने की कोशिश है। नाउ हैविंग सेड दैट, मेरे नजदीक बहुत बड़ा लिवरेज अभी ईरान के पास है। फोर्स के साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब उसको नहीं खिलवाया जा सकता। डेफिनेटली इतनी प्रोपोंडरेंस है अमेरिका के पास, और बाकी अगर उसके एलाइज भी उसके साथ शामिल हो जाएं, लेकिन ये कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े स्वेयर होंगे। क्या वजह है कि अभी तक अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड की ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर रहा? क्योंकि वियतनाम में भी इसी तरीके से एंटर हुए थे और 3000 ट्रुप्स के साथ एंटर हुए थे। जब वियतनाम खत्म हुआ है, जब इन्होंने जंग हारी है वहां पे, तो 5.5 लाख ट्रुप्स वहां पे उस बैटल जोन में थे। तो यही कुछ यहाँ पे भी खतरात हैं। स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन उसको एंड करना बड़ा मुश्किल होगा। मेरे नजदीक अल्टीमेटली होना यही है कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट होगी, चूंकि ईरान के हाथ में भी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का लिवरेज है, वो अपनी चंद बातें मनवाएगा और उसके कॉन्सिक्वेंस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की भी ओपनिंग की कोई ना कोई सिचुएशन बन जाएगी। बिल्कुल ठीक। डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नगमाना हाशमी साहब, आप चूंकि इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रही हैं, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो जाहिरन तो यही नजर आ रहा है कि अमेरिका और ईरान दोनों अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर बरकरार हैं, तो शायद इससे होगा नहीं। लेकिन आम तासुर तो ये भी एक होता है कि बैकडोर जो चैनल्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब इस सूरत हाल के दौरान जब हमें ये खतरा भी हो कि खुदा न खास्ता
दोबारा कॉन्फ्लिक्ट रिज्यूम हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट होगा तो दोबारा एक जंग है और उसमें तबाही है। आपने खुद जिक्र किया कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ वाला मैटर अगर आगे बढ़ता है तो उसका ग्लोबल इंपैक्ट तो आएगा। अब इस सूरत हाल में कितना चांस है कि पाकिस्तान जो बैक चैनल के जरिए या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो दोबारा इनको कन्विंस कर पाएंगे? और क्या अमेरिका वाकई ब्लॉकेड को हटा सकता है? ये उसके लिए एक तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो बातें हैं उनको छोड़ के प्रैक्टिकली अपने जिस लेवल के ऊपर जिस बार को आप लेके चले गए हैं उस ब्लॉकेड को हटाना या रिमूव करना ट्रंप के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, आपके सारे सवालों का मैं मुख्तसरन ये जवाब दूंगी कि ये वॉर जो है ये मेरे लिहाज से 15 मई से पहले तो इन्होंने बंद करनी है, बिकॉज ट्रम्प साहब के दो बहुत इंपॉर्टेंट विजिट आ रहे हैं। एक साउथ कोरिया में जहाँ पे इश्यूज अब हो रहे हैं उनके, बिकॉज उन लोगों ने भी इनकार कर दिया था ट्रम्प का नेपर करने के लिए। और दूसरा चाइना का विजिट जो ऑलरेडी एक दफा पोस्टपोन हो चुका है। और चाइना ने ये कंडीशन लगाई हुई है ऑलरेडी कि जी आप पहले ये मामलात जो हैं ये तय करके आए, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ गई और इसमें और लोग शामिल हो गए तो फिर तो इट विल बी केओस। और उसमें फिर जो चाइना और अमेरिका के एक मैनेज्ड कॉन्फ्रंट्रेशन चल रही है, एक मैनेज्ड कंपटीशन चल रहा है, उसके डीरेल होने का भी सवाल पैदा हो सकता है। तो इस वक्त इसमें सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं है, बहुत सारे और मुल्क साइड पे हैं जिनके अपने मफादात बहुत ज्यादा इससे लिंक्ड हैं। एंड आई थिंक जिस तरह का प्रेशर हम देख रहे हैं, सटल बट वेरी क्लियर मैसेजिंग फ्रॉम चाइना एज वेल, तो आई थिंक कि इसका सूनर रादर देन लेटर वो होगा। ब्रिंकमैनशिप होती है, बहुत ज्यादा हमने मुज़ाकरात देखे हैं, बड़ा लंबा टाइम लेते हैं, चीजें बिल्कुल साइन होते होते फिर 4 कदम पीछे चली जाती हैं। तो ये अप्स एंड डाउन्स नेगोशिएशंस में आते रहते हैं। जहां तक बैकडोर डिप्लोमेसी का ताल्लुक है तो इस कदर की इफेक्टिव बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, ये ट्विटर और टीवी और अखबारों से बहुत टोटल पीछे छुप के बेतहाशा डिप्लोमेसी चल रही है पाकिस्तान। वेरी राइट। मैं जरा एक कमेंट लेना चाह रहा हूं जनरल साहब से, फिर वक्त मेरे पास कम है। जनरल साहब ये कहिए कि आज जो स्पीकर इनके बाकर गालिबाफ हैं जो लीड भी कर रहे थे, उनके एक मुशीर हैं मेहदी मोहम्मदी, वो कह रहे थे कि ट्रंप या अमेरिका जो है वो एक और हमले के लिए टाइम बाय कर रहा है, यानी ये उनके अंदर तासुर मौजूद है कि हमला हो सकता है। अमेरिका जो है वो प्रिपरेशंस कर रहा है, वो डिप्लॉयमेंट खासकर जो उनकी मशरक़ वुस्ता में है उसको देखकर। देखिए, इस तरह की रिपोर्ट्स तो इवन रशियन इंटेलिजेंस से भी आई हैं, जिन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इजराइल बिहाइंड द सीन तैयारी कर रहे हैं एक और अटैक की। लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है जिसका मैम नगवाना ने भी जिक्र किया है कि आगे प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट आ रही है चाइना की, आई थिंक दैट इज ऑन 25 अप्रैल। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि शायद दोबारा ये ख्वाहिश नहीं होगी अमेरिका की लड़ाई को रिज्यूम करने की। प्रेशर वो जरूर डालेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आती रहेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस ट्रैक पे चलेंगे। उनकी प्रेफरेंस यही होगी कि टॉक्स के थ्रू कोई ना कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकले। फिलहाल जो टॉक्स हैं उनके और सॉरी एक जुमला अगर मैं कह दूं, एक ये भी थ्योरी चल रही है कि अमेरिका एंगेज हो जाएगा और इजराइल को छोड़ देगा कि जी नाउ यू डील विद ईरान योरसेल्फ। चले जो सिनेरियो में बनता है इसके ऊपर हमने बड़ी तफसील के साथ अपने दोनों जो मेहमान हैं नगमाना हाशमी साहिबा और मेजर रिटायर्ड समरे सालिक साहब से बात की। मैं अपने दोनों मौजूद शुक्रिया अदा करूंगा। ये तो जो इंटरनेशनल उमूर है उसके ऊपर आपने गुफ्तगू सुनी है। अब जरा बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के अंदर मामलात हो रहे हैं, इसके ऊपर हमने अपने दो मौजूद मेहमानों को आज दावत दो। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, उनको दावत दी है, जिसमें मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब हैं। सोहरावर्दी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और हमाद हसन साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमाद साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज सोहरावर्दी साहब आपसे करना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से जलसे भी शुरू कर रही है। हमने देखा कि एक जलसा हुआ भी है, फिर आज खैबर पख्तूनख्वा में एक फैसला किया गया कि जनाब हम स्टेडियम के अंदर जो है वो काबीना का या पार्लियामेंट का या असेंबली का इजलास करेंगे। ये नवाज शरीफ कल तनकीद कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो अवाम के सामने खुद को पेश कर रहे हैं, शफाफियत का मुजाहरा कर रहे हैं। क्रिकेट मैच फिर असेंबली के हॉल में करा लें, क्रिकेट ग्राउंड में पंजाब असेंबली का इजलास करा लें और असेंबली के हॉल में क्रिकेट मैच करा लें।
नहीं वो मसला यह है कि वहाँ कैपेसिटी कम होगी ना असेंबली के अंदर। अरकान की कैपेसिटी मौजूद है ना, वो लाइव चलाएं अब नहीं, वो कह रहे हैं फेसबुक पे। अवाम आए, अवाम देखें। नहीं तो अवाम देखें, असेंबली का इजलास जलसा नहीं होता, जलसा वो अपना अलग कर लें। ठीक। असेंबली के इजलास में हुकूमत ने भी बैठना है, ऑपोजिशन में भी बैठना है। हम्म। आप उसको अवाम तक रसाई देना चाहते हैं, आप उसकी लाइव कवरेज करा लें। आप अपना उसको यूट्यूब पे लाइव कर दें, फेसबुक पे लाइव कर दें। आप अपनी असेंबली का चैनल बना लें, जैसे नेशनल असेंबली ने अपना चैनल बनाया हुआ है, उस पर लाइव कर दें। उसके तरीके मौजूद हैं। लेकिन आपने अगर क्रिकेट ग्राउंड में असेंबली का इजलास करना है तो फिर असेंबली हॉल में क्रिकेट का मैच करा दें। वेरी राइट। हमारा साहब, ये बात ठीक है कि जलसों के जलसे तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आवाम के सामने रखना चाहते हैं तो आप जलसे पहले भी हुए, अब आप लाहौर भी जा रहे हैं एक बार फिर, अब फिर जलसों में भी हाजिरी होती है, लेकिन हलीमा खान अडियाला के बाहर बुलाती हैं, वहां कोई नहीं जाता। इसके पीछे क्या हिकमत आपको नजर आई है कि जहां बहुत सारे कार्ड तहरीक इंसाफ कहती है हमारे पास ये भी कार्ड है, ये जो असेंबली का इजलास स्टेडियम में लेकर जाने के पीछे क्या हिकमत कार फरमा हो सकती है? बहुत शुक्रिया उमर। देखिए, एक तवील सहाफत के दौरान हम हमेशा जमहूरियत के लिए सियासी और आईनी व कानूनी और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए लड़े हैं, लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमारे तमाम सियासतदान तमाम ठीक। मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं और वो सिर्फ जज्बाती खेल खेल रहे हैं, खा वो मरकजी हुकूमत है खा वो सूबाई हुकूमत है। उनके पास कुछ भी नहीं है, न उनके हाथ में कोई इख्तियार है, न वो कुछ कर सकते हैं, न वो डिलीवर कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कारकुनों को बहला रहे हैं। कोई सालिस बनकर उनको बहला रहा है, कोई स्टेडियम में असेंबली का इजलास बुलाकर बहला रहा है, कोई मुझे मुझे एहतजाज की हमारा ताल साहब आपको देकर टोकना पड़ेगा, मुझे टोकना पड़ेगा। ये बात अगर पीटीआई के पैराए में होती तो मैं समझ लेता, क्योंकि वो तो कंसर्न्स का इजहार करते हैं। नून लीग तो खुश है, पीपल्स पार्टी तो खुश है, आप उनके बारे में भी ये बात यही राय रखते हैं? पता नहीं उमर भाई, आपको कौन सी खुशी नजर आ रही है? हाँ। खुशी किस चीज की है? कौन सी कामयाबी? ठीक है, सीज फायर हो रहा है, लेकिन क्या सीज फायर मसाइल का हल है? यानी आप एक महीने से सालिस बनकर इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी अचीवमेंट हुई है? अचीवमेंट हुई है तो 2 शहर बंद कर दिए गए हैं, अरबों रुपए का नुकसान। आज मेरे एक दो बिजनेसमैनों से बात हुई, उन्होंने कहा इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि यूएई को हमने जितने पैसे वापस किए उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो गया है हमारा। ठीक। तो ये आपकी स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटियां बंद है, रोड्स बंद है, हॉस्पिटल को जाना मुश्किल है। तो ये कौन कौन सी कामयाबी हमारे हाथ आई है? यानी जो जो दो फरीकैन है वो आपकी बात मान नहीं रहे हैं। नहीं, मान तो रहे हैं आपको ना, अभी तक ये हमारे कहने के ऊपर ही। आप देखें ना, रात भी ट्रंप ने जिक्र करके बाकायदा कहा कि आपकी दरखास्त के ऊपर सीज फायर मैं कर रहा हूं। पता नहीं ट्रंप की बात को अब भी क्यों संजीदगी से लिया जा रहा है। उसने सीज फायर तो उन्होंने करना है, दोनों फरीक जीत नहीं रहे हैं, दोनों फरीकैन के बहुत सारे मसाइल है अंदरूनी। यानी वो तो यानी सीज आप फायर जो तो है उस उनके चीज हक में को, जाता है, हमारे हक में कौन सी ठीक चीज है, आप गई उसको सीरियस नहीं ले रहे। डिस्कशन जारी है, मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सुरपति साहब, तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो सवाल उठाता है अपनी लीडरशिप के ऊपर। वो कहता है कि आप वोट लेकर आए कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे या हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे, आप वो नहीं कर पाए। कल हमने ये देखा कि हलीमा खान कह रही थी कि इमरान खान मायूस हैं वकला से, फिर वो क़यादत के मुतालिक भी बात करती हैं। अब ये सारी सूरत हाल जब एनालाइज करते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, रेलिवेंट है? हुकूमत ने उनको इस हवाले से नॉकआउट किया या पीटीआई अपनी गलतियों की वजह से इस पोजीशन के ऊपर है? पीटीआई ने जो कुआं और जो गड़ा अपने मुखालफिन के लिए खोदा था वो उसमें खुद गिर चुकी है। अच्छा। उसने ये सोशल मीडिया ट्रॉल्स अपने सियासी मुखालफिन के लिए बनाए थे। हम्म। अब वो ट्रॉल्स उसके अपने गले पड़ चुके हैं। ना उनका चेयरमैन उनसे महफूज है, ना वजीर आला महफूज है, ना सेक्रेटरी जनरल महफूज है, ना उनके लीडर उन ट्रॉल से महफूज हैं। वो बाहर बैठे ट्रॉल्स बनाए तो गए थे कि ऑपोजिशन पीटीआई के मुखालफिन की ऐसी तैसी फेरे हैं। लंदन की
शिप को डिस्क्रेडिट करता जा रहा है। अब देखें ना जी, लोग मर्दान के जलसे में तो आ जाते हैं, लेकिन अडियाला के बाहर 100 बंदा नहीं इकट्ठा होता। ठीक। इसका मतलब है कि चूरी खाने वाले मजनुओं की जमात लगती है। मुझे ये जमात जो है, ये जो है लगती है पावर पॉलिटिक्स की जमात लगती है। बिल्कुल ठीक मुझे है। मुझे ये आपने ये चूरी ये खाने वाले जो मजनुओं वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये हमाद साहब, सोरवर्दी साहब भी ये बात कर रहे हैं। कल नवाज शरीफ साहब ने भी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी की बात की है। एक तो ये बताइए कि नवाज शरीफ कौमी सतह के लीडर हैं, वो सिंध की बात नहीं कर रहे थे, वो बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ कंपैरिजन कर रहे थे केपीके का। अब मुझे बताइए कि क्या वाकई ही केपीके की कारकर्दगी ऐसी है जिस पे नवाज शरीफ को बात करनी उनकी बनती भी है? दूसरा, ये जो सोरवर्दी साहब बात कर रहे हैं, मकाफाते अमल, बार बार कहा जाता है कि पीटीआई असल में अपनी ही उन चीजों का शिकार हो रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी इंतहाई बुरी है, बल्कि शायद तारीख में इतनी बुरी कारकर्दगी किसी ने किसी सियासी जमात की देखी हो, और इतना तवील चारों सूबों का कंपैरिजन करके बता रहे हैं। जी जी, इंतहाई खराब कारकर्दगी है। वो 13 साल से इक्तदार में बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं, तो फिर उन्हें ये भी देखना चाहिए कि क्या मरकजी हुकूमत ने इस हुकूमत को संभाला देने के लिए कोई किरदार अदा किया। ठीक। इसी मुस्लिम लीग नून का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत तो सुहेल अफरीदी को मिल गया है ना। वो तो एक अवाम के मुंतखब वज़ीर आला है, जो भी है मैंडेट तो उनको मिला है। ठीक है, करप्शन बहुत है, डिलीवरी नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत खराब है, अमन अमान की सूरत हाल तबाह है, गवर्नेंस बर्बाद है, लेकिन अवाम ने मैंडेट तो दिया है। और मुस्लिम लीग का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, लेकिन उस वोट को इज्जत यूं मिली कि जब उसने 20 मिनट के लिए अपने लीडर से मिलने की दरखास्त की, तो वो भी मरकजी हुकूमत पूरा नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्या उनके इख्तियार में नहीं था? अगर इख्तियार में नहीं था तो फिर वो बैठे किस लिए हैं? फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर इख्तियार में था तो अपने बयानिए से मुनहरिफ क्यों हो रहे हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, अगर हम इनको खोलेंगे तो बहुत से हकायक हमारे सामने आएंगे। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पार्लिमान मौजूद है, सूबाई असम्बलियां मौजूद है, सिविल गवर्नमेंट्स मौजूद है चारों सूबों में, मरकज में, लेकिन हमें कहीं भी सियासत और जमहूरियत दिखाई नहीं दे रही है। सच बात यह है, हमारे फैसले कौन करता है, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। यानी आप मौजूदा सिनेरियो को देखें, यानी एक हफ्ते से डेडलॉक है, 2 शहर आपका कैपिटल भी बंद है। हालांकि मुज़ाकरात जब होते हैं तो वो अमूमी तौर पर कैपिटल के अंदर नहीं होते। उसके लिए कोई ऐसे जरा सेहत अफजा से मकामात देखे जाते हैं, जिस तरह कैंप डेविड में हुए थे, ओस्लो में हुए थे, और बहुत से मकामात भी हुए थे। तो उसको कहीं और शिफ्ट किया जाता है ताकि सुकून के साथ वहां मुज़ाकरात हो। आपने मुज़ाकरात मुसलसल इस्लामाबाद में रखे, इस्लामाबाद और पिंडी एक हफ्ते से मुसलसल यहाँ पर एक डेडलॉक है, मुकम्मल तौर पर दोनों शहर बंद है, लोगों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। तो भाई, आपके पास कोई प्लान है नहीं। सुबह कहते हैं ट्रंप आ रहा है, शाम को कहते हैं नहीं वो नहीं, जेडी वैंस आ रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद कहते हैं ईरानी वफ्द नहीं आ रहा है। जाहिर है कि वो जो रास्तों की बंदिश है या उनकी वजह से जो शहरियों की मुश्किलात है, आप उनका भरपूर तस्करा कर रहे हैं। सोरवर्दी साहब, ये सुहेल अफरीदी या पीटीआई के ऊपर कहा जाता है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी जलसे करेंगे, क्या उसमें से निकाल लेंगे? मेरे ख्याल है उन्होंने इसका जवाब देने के लिए लाहौर जाने का फैसला कर लिया है। कल एक दरखास्त भी दी गई है लाहौर के सदर की तरफ से कि वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करना चाहते हैं।
अगर तहरीक इंसाफ जो आप कहते हैं कि आप तो उसको जमात मानने को तैयार नजर नहीं आते और नवाज शरीफ साहब भी कल गुस्से में थे, तो फिर मीनार पाकिस्तान पे जलसे की इजाजत दे देगी पंजाब हुकूमत ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? मुझे नहीं लगता जी इजाजत देगी। अच्छा, इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उस पर क्या राय है आपकी? मेरा ख्याल है नहीं देनी चाहिए। नहीं, उनके ये क्या आइन और जमहूरियत और कानून इसकी इजाजत नहीं देता किसी सियासी जमात को? नहीं देनी चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान लाहौर में दफा 144 लगी हुई है। हाँ, सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जलसों की इजाजत दी जा सके। लिहाजा मेरे से आप बतौर सहाफी पूछ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत उनको इजाजत देगी। नहीं, लेकिन उसके साथ आइन और कानून की भी तो बात, आप एक शहरी भी तो हैं, ये आइन के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें अंदर आप कोई भी सियासी जमात जलसा जुलूस तो कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है हुकूमत की इजाजत से। और अगर जलसा हुकूमत की इजाजत का मोहताज है तो फिर वो मुज़ाहमती जलसा तो नहीं है, वो तो फरमाइशी जलसा है। जलसा तो होता है कि लीडर आए तो लोग जमा हो जाते हैं, उसकी किसी इजाजत की तो जरूरत नहीं होती मुज़ाहमती जलसे की। सोहेल अफरीदी खड़ा आए तो 50,000 लोग मीनार पाकिस्तान पहुंच जाए तो कौन रोक सकता है? फिर वो आप कहेंगे कि इंतशार फैला रहे हैं। नहीं, पुरअमन लोग मीनार पाकिस्तान रोज 5-10 हजार होते हैं, पीटीआई वाले पहुंच जाए। पर अगर कहीं माल रोड पे खड़ा हो, मैं वो लिबर्टी में खड़ा हो तो 20,000 लोग पहुंच जाए तो वहीं लीडर तो जहां खड़ा हो वहां जलसा हो जाता है। पर अगर आप रोज लीडर को डिस्क्रेडिट करेंगे और एक पूरा हफ्ता उसके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चला के उसे गद्दार साबित करेंगे और फिर आप ये भी सोचेंगे कि पीटीआई के वर्कर उसके पीछे भी आ जाएंगे, मुझे ये मंतक समझ नहीं आती तो है। इसका बेहतरीन तरीका तो यही है, जलसा करने दिया जाए, एक्सपोज हो जाएंगे, लोग ही नहीं आएंगे, कहेंगे सोहेल अफरीदी जो है वो डिस्क्रेडिट हो गए। नहीं, जलसा करने ना देने का इख्तियार हुकूमत के पास है, वो उसको सेटिस्फाई कर लें। FSOPs के गंडापुर को लाहौर जलसा करने की इजाजत मिली थी ना, हाँ। फिर आपको वो काबिल कबूल नहीं थी, तो आप जलसा करने की इजाजत दी भी जाती है और नहीं भी दी जाती है। आप जाके हुकूमत से ले लें, अगर वो देती है तो ले कर लें, और अगर हुकूमत नहीं देती तो आप मुज़ाहमत से जलसा कर लें। आप तो मुज़ाहमती तहरीक चला रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है हमाद साहब, आपने सोहरवर्दी साहब तो कह रहे हैं कि एक तो जलसे की जो इजाजत है वो नहीं हुकूमत देगी, ज़ाहिर नजर आ रहा है। दूसरा, उनके मुताबिक फिर आए जलसा करें, ये जलसे जुलूस सियासी हुकूमतें जब होती हैं तो ये तो मामूल की एक सियासत की कार्रवाई की इजाजत तो होती है, इसमें क्या इतना कोई मुश्किल टास्क है कि आप कहें कि जलसे की इजाजत भी नहीं देंगे और ये हुकूमत का मोहताज होगा कोई जलसा? देखिए, ये हुकूमत का इख्तियार होता है कि वो जलसे की इजाजत दे या न दे। ठीक। रही बात सिक्योरिटी की, तो भाई सिक्योरिटी की सूरत हाल तो खैबर पुख्तनख्वा और बलोचिस्तान में ज्यादा खराब है। पेशावर पुख्तनख्वा में तो अभी 2 दिन पहले मर्दान में उन्होंने जलसा किया था। लाहौर में तो सिक्योरिटी सूरत हाल खराब नहीं है, वहां तो सूरत हाल ठीक है, नॉर्मल है। मसला ये है कि जिस तरह इन्होंने बात की कि वो मुज़ाहिमत की सियासत को जानते नहीं है, वाकई वो नहीं जानते, वरना मुज़ाहिमत की सियासत बड़ी शानदार रही है इस मुल्क की। अच्छा। आप गफार खान की तहरीक देख ले, आप MRD की तहरीक देख ले, आप पीपल्स पार्टी की मुज़ाहिमत देख ले 77 के बाद, तो बड़ी जानदार तहरीकें रही है। लेकिन PTI वाले नहीं, आप खासा पीछे चले गए हैं। आपने ईंट से ईंट बजाना, वोट को इज्जत दो, GT रोड मार्च और गुजरांवाला, उसका जिक्र नहीं किया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुज़ाहिमत तो उसका जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया कि जो बयानिया तरतीब दिया गया था और हम लोग उसके साथ खड़े हुए थे कि चलो हम सिविल सुपरमेसी और आईन की बालादस्ती की तरफ जाएंगे इससे। और मियां साहब ने खुद भी कहा था कि अब मैं वो पुराना नहीं इनकलाबी नवाज शरीफ हूँ, और हम बड़े खुश हुए थे हम जैसे लोग कि चले सिविल सुपरमेसी की एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू हो गई। लेकिन आज जो सूरत हाल हमारे सामने है तो वो तो अपने बयानिए से मुनहरिफ हो चुके हैं, तो फिर हम उसका जिक्र क्यों करें? हम तो जिक्र उसका करेंगे जिन लोगों ने तहरीकें चलाई, सऊबतों का सामना किया। यकीनन मियां साहब और उनके खानदान ने भी बहुत मुश्किलात का सामना किया, लेकिन वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बक़ीद हयात है और वो अपने बयानिए से अलग हो चुके हैं। वो अपने बयानिए के साथ खड़े नजर आए, तो फिर इन तहरीकों में सबसे शानदार तहरीक जो होगी, जो सबसे तारीखी किरदार होगा तहरीकों के हवाले से, वो उसी ईंट से ईंट बजाने वाली और उसी सिविल सुपरमेसी और वोट को इज्जत। वेरी राइट, वेरी राइट। मैं आपके इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम में आप दोनों अपने मौजूद मेहमानों का
हमाद हसन साहब का और मुजम्मिल सोरवर्दी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें इजाजत दीजिएगा। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।